जो लोग रेगुलर स्मोक करते हैं उनके चांसेस 15 से 20% होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 80% लोग जो पूरी जिंदगी स्मोक करेंगे उनको कभी भी कैंसर नहीं होगा। जो रिस्क होता है केदारनाथ यात्रा में वो 4.61 टाइम्स बढ़ जाता है एक नॉर्मल आदमी के लिए, और जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए रिस्क 30 से 40 गुना बढ़ जाता है। और सिगरेट के केस में मैंने आपको बताया कि जब आपका 15 से 20 गुना रिस्क बढ़ता है तब गवर्नमेंट जो है वार्निंग उस पर लगवा देती है। लेकिन यहां पे कोई वार्निंग नहीं है कि अगर आप तीर्थ यात्रा केदारनाथ यात्रा पे जाएंगे, हार्ट का आपको पेशेंट है, तो आपके डेथ होने के चांसेस 30-40 गुना बढ़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो क्रिटिकल थिंकिंग फोरम पे डाला था जिसमें मैंने लोगों को एडवाइस किया था कि वो केदारनाथ ना जाएं। ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने पसंद किया क्योंकि उसके अंदर मैंने कहा था कि एक तो केदारनाथ के जो उसके पीछे जो किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, उसका कोई एविडेंस नहीं है। दूसरा, केदारनाथ यात्रा बहुत ज़्यादा रिस्की है और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होती है और इसमें बहुत सारे डेटा भी प्रेजेंट किए थे। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मौत तो सब जगह हो सकती है और आप तीर्थ यात्रा को ही क्यों ब्लेम कर रहे हैं। अब जैसे एक यूज़र ने लिखा मुझे कि अगर 6 महीने में 38 लाख लोग केदारनाथ जाते हैं और उसमें 300-400 लोग मैक्सिमम मरते हैं, इतने लोग तो 38 लाख लोक संख्या वाले शहरों में 6 महीने में बैठ के भी मरते हैं। आप इस पे आप क्या बोलेंगे? कुछ भी आप बात करते हैं। एक दूसरे सज्जन है जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि मौत आनी है तो आएगी ही, उससे बचा नहीं जा सकता। आप, मैं और हम सब एक दिन मरेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। तो दोस्तों, ये एक धारणा लोगों के अंदर रहती है कि भाई हर एक आदमी को तो एक ना एक दिन मरना ही है और केदारनाथ जाकर के मरने के जो चांसेस हैं, आप घर में बैठ के भी आप मर सकते हैं, इसलिए कोई भी इसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। दोस्तों, जब ये लोग कहते हैं कि भाई मौत तो कभी भी आ सकती है, तो आप तीर्थ यात्रा को क्यों ब्लेम करते हैं? या हर एक आदमी को एक न एक दिन तो मरना है और क्या फर्क पड़ता है कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं, पावरफुल हैं, पावरलेस हैं, क्या फर्क पड़ता है कि इस जिंदगी में आप कैसे जीते हैं? तो हमें इस बात को समझना होगा कि इन सब सवालों का जवाब हम ठीक से नहीं दे सकते जब तक कि हम साइंटिफिक टेम्पर ना डेवलप करें और रीजन तरीके से चीज़ों को ना सोचें। तो आज का जो वीडियो है, हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में जो रिस्क फैक्टर्स है उनको एनालाइज करें और हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव करें। ये सारी चीज़ें साइंटिफिक टेम्पर के द्वारा कैसे हम समझ सकते हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जो साइंटिफिक टेम्पर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आर्टिकल 51A(H) में लिखा हुआ है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। कि इंडिया के हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपना साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे, इंसानियत डेवलप करे, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करे और रिफॉर्म करे। जो चीज़ें गलत हैं उसको हम सुधारें। तो साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? साइंटिफिक टेम्पर बेसिकली हमारा एक एटीट्यूड है, एक वे ऑफ लाइफ है। इसके अंदर हम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, रीजन का इस्तेमाल करते हैं, डेटा का इस्तेमाल करते हैं, एविडेंस का इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में, बजाय इसके कि हम जो ट्रेडिशंस हैं या जो सुपरस्टिशंस हैं या कहीं सुनी बातें हैं उसको हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लें। तो जो व्यक्ति के अंदर साइंटिफिक टेम्पर होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी जरूरी है, ये आप समझिए। पहले सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन अथॉरिटी। जो व्यक्ति साइंटिफिक टेम्पर का है वो सिर्फ इसलिए किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि वो किसने कही है, कि गीता में लिखा है, कि कुरान में लिखा है, कि बाइबल में लिखा है, कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, कि शंकराचार्य कह रहे हैं। नहीं, वो हर चीज को पूछता है कि भाई इसका पीछे एविडेंस क्या है, हम क्यों इस बात को एक्सेप्ट करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि हमें ओपन माइंडेड रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए नॉलेज हमेशा नई क्रिएट होती रहती है और जो नॉलेज पहले क्रिएट हुई अक्सर आउटडेटेड हो जाती है, और जब नई नॉलेज क्रिएट होती है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए ओपन माइंडेडनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास में कोई बेटर एविडेंस आते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करें। तीसरी चीज है कि हमें सुपरस्टिशन जो होता है, जो अंधविश्वास, उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करने की जरूरत है। हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करें, नेचर की बात करें, एक्सप्लेनेशन की बात करें, बजाय इसके कि कोई चीज मैजिक से हो रही है
कोई चीज़ जो है वो जादू या मान लीजिए किसी किताब में लिखा हुआ है उससे हो रही है या किसी श्राप से हो रही है, इन चीज़ों की जगह पे हमेशा आप प्रॉपर तरीके से कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी करें। उसके बाद में जो फाइनल पॉइंट है, ह्यूमनिज्म को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इंसानियत को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम जो नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो नॉलेज हम सीखते हैं, उससे ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करें, जो दुनिया में दुख दर्द है उसको कम करें, और हम दूसरे को एक दूसरे से अलग ना करें, नफरत ना फैलाएं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं उस व्यक्ति के अंदर है जो साइंटिफिक टेम्पर जिसके अंदर होना चाहिए। अब दोस्तों, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब यह है कि जब भी हम कोई भी चीजों को एक्सेप्ट करें तो उसमें जो साइंटिफिक मेथड्स है उसको हम फॉलो करें। 7 स्टेप्स जो हैं वो साइंटिफिक मेथड्स के होते हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए किसी भी सच को जानने के लिए। तो पहला जो इसका स्टेप होता है वो होता है कि हम चीजों को ऑब्जर्व करें और एक रिसर्च करें। कोई भी आपने फिनोमेना नोटिस किया, जैसे मान लीजिए कि सेब गिर रहा है, या मान लीजिए मैंने देखा कि भाई केदारनाथ में इतनी सारी डेथ हो रही हैं, ये मैंने मान लीजिए इसको मैंने ऑब्जर्व किया, और फिर जो है जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम देखें कि भाई इसके बारे में क्या कोई ऐसा आर्टिकल है, कोई ऐसी रिसर्च है जिसमें ये बताया गया है कि भाई क्या केदारनाथ में जाके डेथ के रेट बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं या सेम रहते हैं। उसके बाद में सेकंड हुआ आपका, जो मैंने आपको बताया, फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि क्या केदारनाथ में जाकर रिस्क बढ़ जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम उसके बाद में थर्ड स्टेप जो होता है वो है हाइपोथेसिस हम बनाएं। एक ऐसा हम मतलब एक प्रिडिक्शन करें कि एक इस तरीके से हम कहें कि हाँ भाई क्या केदारनाथ में जाकर के डेथ की रेट बढ़ती है, तो हम कैसे उसको प्रूफ करेंगे। तो हमारा जो हाइपोथेसिस यहाँ पे है कि हाँ केदारनाथ पे जो लोग ट्रेवल करते हैं उनकी डेथ रेट बढ़ती है, ये मेरी एक हाइपोथेसिस है। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, चौथा स्टेप होता है कि हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें, और पांचवा स्टेप होता है कि डेटा एनालाइज करें। अब देखिए, कोई जरूरी नहीं कि आप स्वयं एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करें और स्वयं डेटा को कलेक्ट करें। अगर कहीं से डेटा कलेक्ट किया हुआ है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम सेकेंडरी रिसर्च कहते हैं। तो सारे के सारे जो साइंटिस्ट होते हैं ओरिजिनल रिसर्च नहीं करते हैं, वो बेसिकली डेटा जो दूसरे सोर्सेज के हैं उसको भी कलेक्ट हम करते हैं। उसके बाद में हम डेटा की एनालिसिस करते हैं और फिर हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और ये देखेंगे क्या ये हाइपोथेसिस हमारी सही है कि केदारनाथ में जाने से लोगों के डेथ रेट बढ़ते हैं। ये हमारी कंक्लूजन हम आज ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद में फिर जो हमारा जो लास्ट स्टेप होता है कि हम उसको किसी जर्नल में पब्लिश करेंगे। अब यहाँ पे जर्नल नहीं, लेकिन मैं इसको यूट्यूब पे पब्लिश कर रहा हूँ डेटा के साथ में, तो मतलब किसी भी जगह पे हम उसको पब्लिश कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी चेक कर सकें कि क्या उसके अंदर जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो सही हैं कि नहीं है। अब चलिए दोस्तों, हम एनालिसिस करते हैं कि क्या वाकई में केदारनाथ यात्रा के दौरान रिस्क बढ़ता है डेथ का। इसको हम एनालाइज करते हैं डेटा के माध्यम से। देखिए, हमें डेटा स्वयं कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आज की रिसर्च के लिए पब्लिक डोमेन के डेटा को यूज करूंगा जो कि अवेलेबल हैं, और उसकी सबके रेफरेंसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप स्वयं जा करके उस चीज को देख सकते हैं और खुद भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, साइंटिफिक टेम्पर जो होता है या साइंटिफिक जो मेथड होता है उसकी जो बैकबोन है वो है डेटा, और जो मेजरेबल डेटा हमें कलेक्ट करना होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि हमें प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स की अच्छी जानकारी होने की जरूरत है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सिगरेट का मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे आपको पता होगा कि स्मोकिंग से जो है वो कैंसर होता है, आपके सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा होता है। लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि पूरी जिंदगी स्मोक करते हैं और उनको कभी कैंसर नहीं होता, और वहीं पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि कभी स्मोक नहीं करते और उसके बावजूद उनको लंग कैंसर हो जाता है। तो दोस्तों, साइंटिफिक का जो आपके रिजल्ट होते हैं उसमें 1-to-1 कोरिलेशन या 100% कॉज एंड इफेक्ट को कनेक्ट करना जरूरी नहीं है। जो डेटा कलेक्ट किए गए हैं, अगर आप थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोग लाइफ में कभी भी स्मोक नहीं करते हैं उनके कैंसर होने के चांसेस, लंग कैंसर होने के चांसेस करीब 0.5% to 1% होते हैं, और वहीं पे जो लोग रेगुलर स्मोक करते हैं उनके चांसेस 15 से 20% होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 80% लोग जो पूरी जिंदगी स्मोक करेंगे उनको कभी भी कैंसर नहीं होगा। लेकिन इन डेटा से यह भी पता चलता है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो कैंसर का रिस्क कितना बढ़ जाता है,
15 to 20 टाइम्स बढ़ जाता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि कैंसर होता है स्मोकिंग से। यही जो प्रोबेबिलिटी का प्रिंसिपल है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे आज केदारनाथ में डेथ रेट के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मल डेथ रेट क्या होती है। दोस्तों, जो डेमोग्राफिक और एक्चुअरियल डेटा जो कंपाइल किए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के द्वारा, उसके हिसाब से हम इंडिया की अगर हम बात करें तो एक एवरेज व्यक्ति जो कि 40 साल का है, उसके विद इन 1 ईयर मरने के जो चांसेस हैं वो है 0.315%। मैंने 40% इसलिए लिया है कि एवरेज लाइफ जो वहाँ पे पिलग्रिमेज में या तीर्थ यात्रा में जाने वाले कि वो करीब करीब 40 के आसपास होगी। इसमें मेल्स का जो रेट है वो 0.35% है और फीमेल्स का रेट जो है वो 0.25% है। इसके रेफरेंस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक बुक रिलीज की है, क्रिटिकल थिंकिंग ब्लूप्रिंट, जो कि इस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। दोस्तों, इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग के सारे एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं, जैसे आर्गुमेंट हो गया, लॉजिक हो गया, रीजन हो गया, लॉजिकल फैलेसी हो गया, कॉग्निटिव या इमोशनल बायसेस हो गए, साइंटिफिक मेथड्स हो गए। ये सब चीजें मैंने कवर किया है और एक डेडिकेटेड चैप्टर हमने डाला हुआ है किस तरीके से आप जो इंफॉर्मेशन उसको इवेल्युएट करें, एविडेंस का कैसे इस्तेमाल करें, फेक न्यूज़ और फॉल्स इंफॉर्मेशन को कैसे पहचानें। हर चैप्टर के आखिर में आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, एक्सरसाइजेस मिलेंगे, केस स्टडीज मिलेंगी, जिससे आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं और आप क्रिटिकल थिंकिंग को इंटरनलाइज कर सकें। आप इसकी कॉपी अमेजन, फ्लिपकार्ट पर दी हुई लिंक से तुरंत आप उसको पा सकते हैं। अब दूसरा, हम एक और इंडिपेंडेंट सोर्स इसका लेते हैं। तो दोस्तों, पॉलिसी बाजार पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 करोड़ का जो टर्म इंश्योरेंस है वो 409 पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। डेफिनेटली ये जो अमाउंट है ये यंग लोगों के लिए है। तो अगर हम देखें तो एनुअल प्रीमियम आपका करीब करीब 5,000 पर ईयर का पड़ेगा, जो कि करीब करीब 18-20 साल के बच्चों के लिए होगा, 18-20 साल के लोगों के लिए होगा। अब अगर हम 40 साल के व्यक्ति की बारे में पता करें कि 40 साल के व्यक्ति का कितना प्रीमियम होगा, तो 1 करोड़ का प्रीमियम जो है वो 12,300 से लेके 29,753 आता है, जो हमने रिसर्च की है। और वो बेसिकली इसलिए होता है कि आपके पास डिजीजेस कितने, अगर आप मान लीजिए स्मोकर हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, आपका प्रीमियम भी ज़्यादा होगा, और अगर नॉन स्मोकर है तो कम होगा। लेकिन एवरेज अगर हम हाईएस्ट भी मान लें तो आप ये मान के चलें कि 30,000 से ज़्यादा प्रीमियम नहीं होगा 40 साल के व्यक्ति के लिए 1 साल में डेथ होने का। तो इसका मतलब कि 1,000 में से 3 व्यक्ति की डेथ होती है, या डेथ के जो चांसेस हैं वो 0.3% है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो सारे टाइप की डेथ को कवर नहीं करता है। जैसे अगर सुसाइड की वजह से डेथ होती है, या आप किसी इलीगल एक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें आपकी डेथ हो गई, सब्सटेंस आप मान लीजिए ड्रग्स ले रहे हैं उसकी वजह से डेथ हो गई, या कोई ऐसी डिजीज़ है जो आपने डिस्क्लोज नहीं की है उसकी वजह से डेथ हो गई, वार की वजह से डेथ हो गई, या कोई बहुत ही डेंजरस आप गेम खेल रहे हैं उसकी वजह से डेथ हो गई, तो वो चीज़ें कवर नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस जो हैं वो 0.3% है किसी भी व्यक्ति के डाई होने के, अगर वो 40 साल के आसपास की उम्र का है। इसका मतलब 1000 में से केवल 3 व्यक्ति की डेथ होती है 1 साल के अंदर। और देखिए दोस्तों, जो 2024 की जो 4 धाम यात्रा थी उसमें 246 तीर्थयात्रियों की डेथ हुई, चारों जो श्राइन्स हैं उसको मिला करके, जिसमें से करीब 120 जो तीर्थयात्री थे उनकी डेथ हुई केदारनाथ यात्रा के दौरान। और दोस्तों, जो 2024 के डेटा है उसके हिसाब से 16,52,076 लोग जो हैं वो केदारनाथ धाम में गए। अब देखिए, केदारनाथ धाम में मैक्सिमम 2 दिन का समय लगता है, तो अगर हम कैलकुलेट करें कि 2 दिन में डेथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो हो जाएगी आपकी 0.3 डिवाइडेड बाई 183, और वो आती है आपकी 0.0016%। इसका मतलब कि अगर नॉर्मल कंडीशन में हम देखें तो 2 दिन के अंदर टोटल डेथ्स जो हैं 16.5 लाख जो टोटल लोग होंगे उसमें करीब 26 डेथ्स होनी चाहिए, बट एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स जो हुई हैं आपकी केदारनाथ में वो हुई है 120। इसका मतलब कि केदारनाथ में जाने पे आपकी जो डेथ की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4.61 टाइम्स बढ़ जाती है। इसका मतलब कि 361% ज़्यादा चांसेस है कि आपकी डेथ होगी अगर आप केदारनाथ जाते हैं। अब ये तो देखिए हो गया नॉर्मल डेटा, नॉर्मल व्यक्तियों के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके क्या चांसेस होते हैं। दोस्तों,
ये जो डेटा गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं उसके हिसाब से जो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से तकरीबन 75 से 80% जो टोटल डेथ्स हुई हैं वहां पे, वो बेसिकली आपकी केदारनाथ यात्रा में हार्ट अटैक की वजह से हुई। जबकि जो नेशनल फिगर है उसके हिसाब से जो सडन कार्डियक अरेस्ट के जो चांसेस होते हैं वो 10% होते हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो आप देखिए कि 10% लोग नॉर्मल केस में कार्डियक अरेस्ट से मरते हैं, हार्ट अटैक से मरते हैं, जबकि केदारनाथ यात्रा में 75 से 80% लोग जो हैं वो आपके हार्ट अटैक से मरे। इसका मतलब कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपके जो चांसेस हैं वो तकरीबन 30 से 40 गुना ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू अगर आप घर में रहते। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करें तो हमें पता चलता है कि जो रिस्क होता है केदारनाथ यात्रा में वो 4.61 टाइम्स बढ़ जाता है एक नॉर्मल आदमी के लिए, और जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए ये रिस्क 30 से 40 गुना बढ़ जाता है। और इसीलिए जो है गवर्नमेंट एडवाइस करती है कि अगर आपको कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे ना जाएं। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर लोग क्या है कि इस डिटेल में नहीं जाते हैं, इन चीज़ों को स्टडी नहीं करते हैं और वो सारी डेथ्स को बराबर मानते हैं, सारी प्रोबेबिलिटी को बराबर मानते हैं, चाहे वो 1% प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो 20% हो, चाहे 40% हो। तो कोई भी व्यक्ति अगर साइंटिफिक टेम्पर का है तो वो हमेशा प्रॉपरली डेटा का इस्तेमाल करके रिस्क के एनालिसिस करता है, और जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो रिस्क है वो 30 से 40 गुना बढ़ जाता है। और सिगरेट के केस में मैंने आपको बताया कि जब आपका 15 से 20 गुना रिस्क बढ़ता है तब गवर्नमेंट जो है वार्निंग उस पर लगवा देती है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। लेकिन यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं है कि अगर आप तीर्थ यात्रा केदारनाथ यात्रा पे जाएंगे, हार्ट का आपको पेशेंट है, तो आपके डेथ होने के चांसेस 30-40 गुना बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं। लोग कहते हैं भाई हर आदमी को तो एक दिन मरना ही है, आप भी मरेंगे हम भी मरेंगे, क्या फर्क पड़ता है कि हम जिंदगी को कैसे जीते, गरीब हैं अमीर हैं, सबका अंत तो एक दिन एक ही होना है। दोस्तों इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत मैटर करती है। जीवन और मृत्यु के बीच का जो अंतराल है उस बीच में आप कैसे जीते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक कल्पना करें कि आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं। अब देखिए वहां पे आप फर्स्ट क्लास एसी से फास्ट सफर कर सकते हैं, AC 2 से, AC 3 से, स्लीपर क्लास से, और जनरल क्लास से भी सफर कर सकते हैं जहां पे आपको खड़ा होना पड़ सकता है, पूरी रात शायद आप सो नहीं पाएंगे। अब देखिए ये जो सारे के सारे जो यात्री होते हैं वो एक ही समय डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और एक ही समय उनकी जर्नी शुरू होती है, लेकिन क्या सभी का जो एक्सपीरियंस है वो सेम है? वहीं पे आप देखेंगे कि जो आदमी AC फर्स्ट में जा रहा है वो रात में आराम से सो सकता है, कंफर्टेबल तरीके से जा रहा है, और जो बेचारा जो है वो आपका सेकंड क्लास से अनरिजर्व जा रहा है वो रात में हो सकता है उसको खड़े होकर के जाना पड़े, बिना AC के गर्मी में सहना पड़ेगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करनी है। तो इसलिए दोस्तों ये कहना कि साहब हर एक को एक दिन मरना है, यस ये बात आपकी सही है, लेकिन जीवन और मृत्यु के बीच में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें बेस्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से क्या कंक्लूजन निकलता है? दोस्तों एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि एरिस्टोटल ने कहा था कि ह्यूमंस आर रैशनल एनिमल। हम जो भी चीज़ें दोस्तों करते हैं वो हम सोच समझ के और एक लॉजिक या रीजन के बेसिस पे करते हैं या कुछ एविडेंस के बेसिस पे करते हैं। जिसको हम कहते हैं जीती हम मछली निगल नहीं सकते, वैसे अगर हमारी आंखों के सामने कोई चीज़ गलत हो रही हो तो हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो दोस्तों ये हमें समझने की जरूरत है कि हम सब एक रैशनल पर्सन होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है देखिए कि जो लोग ब्लाइंड फेथ या अंधविश्वास जिनके अंदर होता है, या जो लोग सुपरस्टिशियस होते हैं, या जो लोग बहुत सारे सूडो साइंसेज जैसे एस्ट्रोलॉजी, आपका जो है वास्तुशास्त्र, इन सबको फॉलो करते हैं, वो अपने हिसाब से रैशनल है और उनके पास में जस्टिफाई करने के लिए एविडेंस भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि उनके जो रैशनैलिटी है, उनके जो रीजंस हैं वो सही नहीं है, उनका जो लॉजिक है वो गलत है, और जो एविडेंस है उसको प्रॉपरली स्टडी नहीं किया गया। कि जैसे आपको एक व्यक्ति का एग्जांपल मिल गया कि साहब ये तो स्मोकिंग करता है, इसको कैंसर नहीं हुआ, तो इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं। तो इस तरीके से आप जब तक एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं सच पता चलेगा। और इसीलिए जरूरी है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें। दोस्तों साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक नॉलेज के लिए आपको नंबर्स में सोचने की हैबिट डेवलप करनी होगी, क्योंकि साइंस हमेशा डेटा पे चलता है, नंबर्स पे चलता है, प्रोबेबिलिटी पे चलता है।
कभी भी साइंस ये क्लेम नहीं करता कि जो वो कह रहा है, जो उसकी थ्योरी है वो 100% करेक्ट है, और वो उसको हमेशा सुधारने की कोशिश करता है, इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, साइंस जो है वो बेस्ट मेथड है किसी भी सच को पाने का, और अगर हम साइंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें हमेशा बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, हमेशा हमें ठगा जा सकता है। इसीलिए आप साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करें, साइंटिफिक पेपर को डेवलप करें, ताकि अपने को आप प्रोटेक्ट कर सकें। आजकल जो फेक न्यूज़ चल रही है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, इतने सारा अंधविश्वास चल रहा है, इन सब से आप अपने को प्रोटेक्ट करें। और ना केवल आप खुद को प्रोटेक्ट करें, बल्कि आप दूसरों को प्रोटेक्ट करें, दूसरों को भी साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि इसी से हम एक बेहतर इंडिया और एक बेहतर वर्ल्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपने देखा कि किस तरीके से हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके एक इंसिडेंट जैसे कि केदारनाथ यात्रा के सच को हम पहचान सकते हैं? अगर आपको हमारे जो डेटा हैं या हमारी जो एनालिसिस उसमें कोई भी कमी नज़र आती है तो डेफिनेटली आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में डालें, और अगर आपको ये सही लगती है तो आप इसको सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की है कि साइंटिफिक टेम्पर को हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।